तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटेंस का लेक्चर हम आपके साथ पढ़ रहे हैं और वो केसेस कर रहे हैं जिसमें या तो बैटरी कनेक्टेड रहती है और या बैटरी कैपेसिटर से चार्ज करने के बाद कैपेसिटर को आइसोलेट कर ली जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, अगला क्वेश्चन यही है, कैपेसिटर is connected, battery of voltage V and isolated capacitor C है of course, capacitor of capacity C of course, capacitor of C is connected to battery of voltage V and then isolated, बैटरी से रिमूव कर दिया जाता है। Now a dielectric of dielectric constant K is introduced in the space between the plates. कैपेसिटर को चार्ज किया, चार्ज करने के बाद बैटरी को हटा लिया और जो स्पेस है दोनों प्लेट्स के बीच में उसमें डाइलेक्ट्रिक रख दिया। अब आपको बहुत सारी चीजें निकालनी है। Find number 1, C medium upon C air। जो मीडियम था तो कैपेसिटी और एयर, हाँ ठीक बोला आपने, ऑलराइट ठीक है। जब एयर है तो कैपेसिटी का फॉर्मूला है एप्सिलॉन ए नॉट बाय डी और जब मीडियम है तो कैपेसिटी का फॉर्मूला है के एप्सिलॉन नॉट डी। तो सी मीडियम इज इक्वल टू के टाइम्स सी एयर ऑलवेज, whether battery is connected or not. Capacity depends on construction. आप कंस्ट्रक्शन में कुछ चेंज कर रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन में कुछ चेंज कर रहे हैं, बैटरी कनेक्टेड है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कंस्ट्रक्शन में कुछ चेंज कर रहे हैं, बैटरी कनेक्टेड है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैटरी है तो चार्ज बहेगा, ज्यादा बड़ी बैटरी है तो ज्यादा चार्ज बहेगा शायद। कैपेसिटी तो कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करती है, तो चाहे बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड चाहे बैटरी आइसोलेटेड, कैपेसिटी तो के टाइम्स हो ही जाएगी, कैपेसिटी तो के टाइम्स हो ही जाएगी। नंबर 2, Q डैश बाय Q, Q बाद में अपॉन Q पहले 1। हाँ शाबाश, वेरी गुड पूर्वा। चार्ज तो सेम ही रहेगा क्योंकि आइसोलेटेड, आप बैटरी को हटा ले रहे हैं ना, अब चार्ज से कहीं आने का रास्ता है न कहीं जाने का रास्ता है, चार्ज रिमेन्स अनचेंज्ड, चार्ज तो सेम ही रहेगा, चार्ज तो सेम ही रहेगा। और फिर नंबर 3 हम पूछ रहे हैं V मीडियम अपॉन V एयर। Q के बारे में आपको पता है, C के बारे में आपको पता है, V के बारे में सोच लीजिए। 1/k। All right. Okay. Right. Q is equal to CV. Q is equal to same. So V proportional to 1 by C. So V dash by V is equal to C by C dash is equal to 1 by K. हाँ वोल्टेज 1 by K टाइम्स हो जाएगा, वोल्टेज 1 by K टाइम्स हो जाएगा। सबसे पहले आप Q के बारे में सोचें, फिर C के बारे में सोचें, और अगर इन दो के बारे में किसी भी ऑर्डर में सोच चुके हो तो V के बारे में सोचें इस फॉर्मूले से, और ज्यादा दिमाग थ्योरी में ना ले जाएं तो ज्यादा अच्छा है। ये फॉर्मूला आपको सारे जवाब दे देगा। ठीक है, वोल्टेज 1 by K टाइम्स हो जाएगा, वोल्टेज 1 by K टाइम्स हो जाएगा
अब आपको देखना है ई मीडियम अपॉन ई एयर। मीडियम डालने के बाद दोनों प्लेट्स के बीच में जो इंटेंसिटी है वो क्या हो गई। ई का जो सेम रही सर 1। ई का जो बेस्ट फॉर्मूला मैं समझता हूँ वो है डी बाई डी। 1/k। ई का जो बेस्ट फॉर्मूला मैं समझता हूँ वो है डी बाई डी। अभी डी तो चेंज नहीं किया है, डी तो चेंज नहीं किया है, तो ई वी के प्रोपोर्शनल है। तो ई मीडियम अपॉन ई एयर, डी होगा ई मीडियम अपॉन वी एयर, यानी कि 1/k। डी अनचेंज्ड है, प्लेटों के बीच में डी अनचेंज्ड है, प्लेटों के बीच में डी अनचेंज्ड है। ठीक है, मतलब वैसे तो बेस्ट फॉर्मूला यही है। अगर करना ही है ज्यादा से ज्यादा तो इंटेंसिटी का ये वाला फॉर्मूला लेंगे, क्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो जाएगा क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। और अगर मीडियम हो जाएगा तो जाएगा क्यू बाय के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वैसे तो मैं यही पसंद करता हूं, हद से ज्यादा आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं और कोई सा नहीं लगा सकते। दोनों स्पेस में जो इंटेंसिटी है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। अगर मीडियम हो तो ये है, अब क्यू सेम है ए सेम है तो इंटेंसिटी 1/k टाइम्स होगी। इसकी तो बहुत ही भयंकर थ्योरी अपन ने पढ़ी थी ना, अपन ने पढ़ा था ना पोलराइजेशन वगैरह सब। ये मेन फील्ड है, फिर डाइलेक्ट्रिक में चार्ज इंड्यूस हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक में चार्ज इंड्यूस हो जाता है, q डैश इज इक्वल टू q into 1 minus 1/k। फिर इंड्यूस्ड फील्ड जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर होती है, जो इंड्यूस्ड फील्ड होती है e डैश वो e into 1 minus 1/k होती है, और जो रिजल्टेंट फील्ड होती है वो e minus e डैश होती है, तो वो e by k होती है। डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो रिजल्टेंट फील्ड होती है वो e by k होती है। यदि ये फील्ड बाहर e है तो अंदर e by k। डाइलेक्ट्रिक में अब फील्ड तो घटती है पोलराइजेशन के कारण, पोलराइजेशन के कारण डाइलेक्ट्रिक के अंदर तो फील्ड घटती है। बेसिकली मैंने लास्ट क्लास में आपके दिमाग में भर दिया था कि फील्ड तो चार्ज पैदा करता है और चार्ज अनचेंज है। फील्ड तो चार्ज पैदा करता है और चार्ज अनचेंज है, तो फिर हमें लगता है कि शायद फील्ड अनचेंज आ जाए, पर वो यहाँ आपको उसकी थ्योरी में जाना पड़ेगा, इंड्यूस चार्ज के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। डाइलेक्ट्रिक में फील्ड इंड्यूस होती है और कुल फील्ड k गुना कम हो जाती है, इसलिए फील्ड 1/k हो जाएगी। लिख दीजिए दो हेयर द चार्ज इज सेम, दो हेयर द चार्ज ऑफ द प्लेट्स इज सेम, प्लेट्स का चार्ज सेम है, but due to induced field inside the dielectric, due to induced field inside the dielectric, the resultant field in the dielectric portion decreases. Resultant field in the dielectric portion decreases. ध्यान रहे, ये डायग्राम हम वार्निंग के रूप में ध्यान से लिख सकते हैं कि साहब ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसके अंदर फील्ड जरूर E by K हुई, फिर यहाँ E है तो, और यहाँ भी वो E है, तो वार्निंग लिख दीजिए कि फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक हैज बिकम 1/k टाइम्स, फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक हैज बिकम 1/k टाइम्स, but field at the location of the other plate is unchanged. Field at the location of the two plates is unchanged. Field at the location of the two plates is unchanged. डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो फील्ड है वो k गुना कम हो गई पोलराइजेशन के कारण।
और इससे आप समझते हैं कि अगर मैं अगला मैं पूछ रहा हूं, नेक्स्ट मेरा है फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में फोर्स, तो वो सेम रहेगा क्योंकि ई सेम है ना, वो सेम रहेगा क्योंकि ई सेम है। और नेक्स्ट मैं पूछ रहा हूं एनर्जी स्टोर, 1/k. energy stored with the dielectric inside upon energy stored with air as dielectric। इसमें मुझे आंसर नहीं चाहिए, खाली ये चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। Q square by 2C. Q half Q square by C. half q square by c Sin naught into E. हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी शायद बेस्ट ऑप्शन है ना? क्या बोल रहे हो क्वेश्चन मित्तल? सर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी मुझे पसंद है क्योंकि एक तो यहाँ चार्ज सेम है, अगर मैं रेशियो ले रहा हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा 2, और सी के बारे में भी मुझे जानकारी हमेशा न्यूमेरिकल में सबसे आसानी से प्राप्त होती है। सी सेम तो नहीं है, सी कांस्टेंट तो नहीं है, बट सी के बारे में सोचना हमारे लिए शायद सबसे ज्यादा आसान रहेगा क्योंकि वो बैटरी हो या ना हो उसको सी से कोई लेना देना नहीं है, कैपेसिटी कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करती है। तो सी के बारे में सोचना सबसे ज्यादा आसान है, क्यू और बी के बारे में सोचना उतना आसान नहीं है जितना सी के बारे में सोचना आसान है, क्योंकि बैटरी हो या ना हो अगर डाइलेक्ट्रिक डाला है तो कैपेसिटी के गुना हो जाती है। तो एनर्जी फाइनली अपॉन एनर्जी इनिशियली टू सी इनिशियल अपॉन सी फाइनल, तो और ये तो के हो जाएगा, तो एनर्जी कम्स 1/k टाइम्स, एनर्जी स्टोर्ड बिकम्स 1/k टाइम्स। ठीक है, कारण कोई समझाएगा ऐसे थ्योरी से रीजन, मैथमेटिकल रीजन नहीं। डाइलेक्ट्रिक डालने में अपने को वर्क करना पड़ा होगा। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा सोच लिया आपने। अगर अपन वर्क करेंगे तब तो एनर्जी बढ़ जाएगी सिस्टम की, अपन नहीं वर्क कर रहे। मेरी बात सुनिए भैया, फील्ड का निवास कहाँ होता है? उसके अंदर प्लेट्स के बीच के इलेक्ट्रिकल फील्ड में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो गई ना, तो एनर्जी डेंसिटी कम हो गई। लिख दीजिए E and energy density inside the field now decrease। E decrease हो गई है, energy density कम हो गई है, therefore the total energy stored decreases। total energy stored decreases। total energy stored decreases। और इसीलिए हम आपसे ये पूछ लेते हैं कि अगर टोटल एनर्जी डिक्रीज हुई है, अगर टोटल एनर्जी डिक्रीज हुई है तो अब आपको उल्टा सोच के बताना ये है कि एनर्जी डाइलेक्ट्रिक रखने में के प्रोसेस में हमने एनर्जी दी है या फील्ड की एनर्जी यूज हुई है। फील्ड की फाइनल एनर्जी कम स्टोर्ड, फाइनल स्टोर्ड एनर्जी कम है। लिख दीजिए इन द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द डाइलेक्ट्रिक, in the process of putting the dielectric inside the capacitor plates, inside the capacitor plates, field must have done work, field must have done some work, and therefore the energy stored, the remaining energy stored, the remaining energy stored inside, the remaining energy stored inside the capacitor plates, inside the capacitor plates has decreased। जो remaining energy बची है वो decrease हुई है,
अगर हम वर्क करते हैं तो एनर्जी हमेशा स्टोर हो जाती है. वर्क डन बाय अस गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी. इट गेट्स स्टोर्ड इन द सिस्टम एंड देयरफॉर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस. ठीक है. अब यहाँ आप देख रहे हैं फाइनल एनर्जी कम हो गई है, स्टोर्ड एनर्जी कम हो गई है. therefore stored energy has been used up. देख दीजिए actually the stored a part of the stored energy is used up in pulling the dielectric in. A part of the stored energy has been used up in pulling the dielectric in. ठीक है. एक्चुअली कहानी ये होती है कि वो जो एज इफेक्ट होता है ना, जब मैं डायलेक्ट्रिक यहां से लाता हूं तो कुछ रिजल्टेंट फोर्स इधर लग जाता है इसके कारण, और ये अपने आप ही अंदर आ जाता है. डायलेक्ट्रिक वो जो फील्ड है जब वो डायलेक्ट्रिक को अट्रैक्ट कर लेती है. जहां इंडक्शन मारेगी कुछ यहाँ इंडक्शन होगा, कुछ यहाँ इंडक्शन होगा, रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ लग जाएगा. फील्ड पुल्स द डायलेक्ट्रिक इन. फील्ड खुद ही अंदर खींच लेती है. तो फिर फील्ड की एनर्जी यूज हुई. हमें खैर इन बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हम तो मैथमेटिकली बोल रहे हैं. अगर फाइनली स्टोर्ड एनर्जी कम बची है अंदर, इसका मतलब फील्ड की एनर्जी यूज हुई है, और फाइनली स्टोर्ड एनर्जी बढ़ गई है, तो फिर मैंने वर्क किया. हम ये डिसाइड करेंगे, थियरी से डिसाइड नहीं करेंगे. ऑलराइट. तो इसी में फिर लास्ट पार्ट ये है, कैलकुलेट the work done by the field in pulling the dielectric in. अब रेशो नहीं मांग रहा हूं, वैल्यू मांग रहा हूं. ये काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट. कैलकुलेट द वर्क डन इन पुलिंग द डायलेक्ट्रिक इन बाय द फील्ड. बताइए मित्तल साहब. दोनों वार की एनर्जीज का डिफरेंस देख लेते हैं. जो वर्क डन है दैट इज डेल्टा यू, और मैं यू बिग माइनस यू स्मॉल बोलूंगा, तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल बोल देता हूं. सिस्टम में अगर मेरे को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होती तो मैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करता, पर मुझे चाहिए कि उसने कितनी, फील्ड ने कितना वर्क किया, तो फील्ड में कितनी पहले एनर्जी थी और फील्ड में अब कितनी एनर्जी बची, बड़ा माइनस छोटा, क्योंकि मैं इस आंसर को नेगेटिव लाना नहीं चाहता. तो मे बी हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी माइनस हाफ क्यू स्क्वायर बाय के सी. चार्ज तो दोनों बात सेम है, कैपेसिटी पहले सी थी और बाद में के सी हो गई है, तो हाफ क्यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिए. हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी 1 माइनस 1 बाय के इज द आंसर. एक बार इस रूप में आ गया ना, अब बाद में अगर उसने ऑप्शंस बी के टर्म्स में दिए हो ना, अब मैं क्यू को सी भी डाल दूंगा. उसने मांगा है कि फील्ड ने कितना वर्क किया, और उसने ये कहा था कि मैंने बैटरी हटा ली है. अगर बैटरी हटा ली है तो तुम हमेशा चार्ज वाले फॉर्मूले से ही शुरू करना. हो सकता है ऑप्शंस क्यू के टर्म्स में ना हो सकता है ऑप्शंस क्यू के टर्म्स में ना हो, तो बाद में क्यू को सी भी डाल लेना. अगर बैटरी हटा ली है तो तुम शुरुआत तो हमेशा क्यू वाले फॉर्मूले से ही करना. आई बात समझ में? मैंने दोनों प्लेटों के बीच में डायलेक्ट्रिक रखा, क्यू सेम रहा, कैपेसिटी बढ़ गई, वोल्टेज घट गया, इंटेंसिटी घट गई, एनर्जी घट गई. ठीक है. आपको ये अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, मतलब याद तो फिर क्या हो पाएंगे, आपको याद तो नहीं हो पाएंगे हर बार. मतलब ये सोचना बड़ा स्मूथ होना चाहिए और फ्लॉलेस होना चाहिए कि डायलेक्ट्रिक के रखने से क्या फर्क पड़ा. बैटरी हटा ली थी,
डाइलेक्ट्रिक के रखने से क्या फर्क पड़ा? क्यू सेम है, सी बढ़ गया है, इन दो में डाउट नहीं आएगा। क्यू तो सेम है क्योंकि बैटरी हटा ली है, सी बढ़ गया है, सी बढ़ गया है। मैं याद कराने के लिए ऐसा कुछ कह देता हूं, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, याद रह जाता है इसलिए मैं याद करा देता हूं, वरना तो आपको हर बार बेसिक से खुद डिराइव करना चाहिए। ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये नेगेटिव प्लेट को अट्रैक्ट करती है, फिर पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट को ताड़ रही थी और बीच में डाइलेक्ट्रिक आ गया तो इसका व्यू बिगड़ गया, इसका व्यू बिगड़ गया, वोल्टेज कम हो गया, इंटेंसिटी कम हो गई, एनर्जी कम हो गई, इसको मैं कह रहा हूं उसका व्यू बिगड़ गया। इसका क्यू सेम है, क्यू सेम है, कैपेसिटी के गुना हो गई है और इसका व्यू सब के गुना कम हो गया, वोल्टेज के गुना कम हो गया, इंटेंसिटी के गुना कम हो गई है और एनर्जी के गुना कम हो गई है। तो थोड़ा ज्यादा आसानी से याद रह जाएगा, इसलिए आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। बाकी जब को केवल इसमें मजा आया आज तक, यही इसने केवल थम्स अप किया है, ठीक है, बढ़िया है। अपने अपने तरीके आप खुद बनाइए ना, ऐसे वाले तरीके खुद बनाइए तो ज्यादा मजा आएगा, कुछ ओरिजिनलिटी रहेगी, कुछ इमेजिनेशन रहेगा, ठीक है। ऑलराइट, एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, कैपेसिटर डिस्चार्ज and isolated obviously from battery, कैपेसिटर को चार्ज किया और आइसोलेट किया, E between the plates, E between the plates is equal to 3 to 10 power 6 volts per meter. Now a dielectric, now a dielectric is introduced and it is found that E between the plates decreases by 5 into 10 power 5 volt per meter. Decreases by 5 into 10 power 5 volt per meter. Find K. सिक्स हाँ निरुद्ध, सर 6 नेहल, हाँ नेहल बताइए। हमें तो ये सर देख 6 है। नहीं, मैं आप मेरे ट्रैप में फंस गए। 6/5 ये हाँ हाँ, वो भी थोड़ा गलत हो गया शायद। डिक्रीजेस बाय बोला है, बाय। आपको नई इंटेंसिटी चाहिए। ये जो ई इनिशियल है ना, वो है 3 into 10 power 6 और जो ई फाइनल है ना, वो है 3 into 10 power 6 minus 0.5 into 10 power 6, तो वो है 2.5 into 10 power 6। आपको डिक्रीजेस बाय नया ई निकालना है साहब, और ये बोलना है कि जो नया ई है वो के गुना कम हो गया है। 3/2 हाँ, जो नया जो नया जो जो 6/5 6/5 6/5 इज द करेक्ट आंसर। इंटेंसिटी ऐसे में के गुना कम हो जाती है,
लिख दीजिए इंटेंसिटी बिकम्स 1 by k times E final is equal to E initial upon k. तो k जो है वो है बिग इंटेंसिटी अपॉन स्मॉल इंटेंसिटी, और स्मॉल के नाम पे मैं स्मॉल मुझे फाइनल वैल्यू चाहिए, जो बिग है वो 3 है और जो स्मॉल है वो 2.5 है, तो 6 by 5 1.2 इसका आंसर है। ये मुझे मालूम है हमेशा 1 से बड़ा होता है। मैंने ये खेल कर दिया था कि मैंने बोल दिया था डिक्रीजेस बाय, तो आपको चाहिए नई इंटेंसिटी, यहाँ खेल हो गया था थोड़ा सा, ठीक है। ये 0.5 into 10 power 6 है, बड़ा कौन छोटा तो करना है, के कभी के लिख दीजिए, के इज नेवर लेस देन 1। बहुत बढ़िया सुशील, एंजॉय करते चलिए, कंसंट्रेशन खूब बढ़ाइए और एंजॉय करिए। k is never less than 1, so k is always बड़ा अपॉन छोटा, k is always बड़ा अपॉन छोटा। पर छोटे के नाम पे देख लीजिए, उसने कहा था इतने से कम हुई है, इतने से कम हुई है, तो मुझे इस बात से मतलब नहीं कि चेंज कितने से हुई है, मुझे हमेशा ये चाहिए कि चेंज होके उसकी नई वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीजेस बाय, ध्यान देना था आपका। अगला केस लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी remains connected to capacitor. Battery remains connected to capacitor. Distance between the plates is originally d and is now doubled by pulling the plates apart using insulating handles. ये इंसुलेटिंग हैंडल्स वगैरह की पूरी कहानी दिखा रहा है मेरे को, पिक्चर दिखा रहा है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे समझ में आना चाहिए कि प्लेटों के बीच का डिस्टेंस डबल कर दिया है, यही खास इंफॉर्मेशन है कि डी इज डबल्ड, यही मेन इंफॉर्मेशन है। और इंफॉर्मेशन मेन थी कि रिमेन्स कनेक्टेड, ठीक है। तो अब वही सब देखते हैं एक एक करके। नंबर 1 आपको निकालना है नई कैपेसिटी, न्यू कैपेसिटी कितने टाइम्स हो गई है, के हाँ के हाँ के तो है ही, इलेक्ट्रिक तो है ही नहीं। हाँ अब आपको कैपेसिटी बोलना है, कैपेसिटी इज एप्सिलॉन नॉट a by d, कैपेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 by d, डिस्टेंस हो गया डबल तो कैपेसिटी हो गई है हाफ, डिस्टेंस हो गया डबल तो कैपेसिटी हो गई है हाफ। पहले ऐसा था जो पॉजिटिव नेगेटिव थी, अब किसी तरह हमने उनको ये कर दिया है हाल। वो इंसुलेटिंग हैंडल्स वगैरह वाली बात पे तो हमारा ज्यादा परेशान हम नहीं होंगे, तुमने कैसे किया हमें मतलब नहीं है यार, तुम तो मैथमेटिकल बातें बताओ कि तुमने क्या कर दिया। डिस्टेंस तुमने डबल कर दिया तो तुमने कंस्ट्रक्शन चेंज कर ली, कैपेसिटी पे फर्क पड़ जाएगा। नंबर 2 बताओ, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, Double. Constant. कांस्टेंट Same. बहुत पहले तुम्हारा डिसाइड हो जाना चाहिए था, तुम्हें इंतजार में रहना चाहिए था कि भाई पूछेगा ये तो मैं क्या जवाब दूंगा। रिमेन्स कनेक्टेड पे डिसाइड हो जाना चाहिए था वोल्टेज से। फर्क पड़ना तो चाहिए था, पर मुझे रीजन समझ नहीं आ रहे और मैं उन्हें जानने की कोशिश भी नहीं कर रहा। बैटरी जुड़ी है तो वोल्टेज सेम रहता है, बीच में कुछ हुआ है, काफी कुछ हुआ है, जो आप सोच रहे हैं उन लाइनों पे अब हम बात करेंगे भी, परंतु आपको आंसर तो यही देना है 20 से, ठीक है। कुछ हुआ होगा और इवेंचुअली फाइनली जब दोबारा स्टेडी स्टेट आएगा तो फाइनली वोल्टेज कैपेसिटर का और बैटरी का बराबर हो जाएगा।
अभी नंबर 3 लिखिए, चार्ज पे असर बताइए। हाफ। हाँ शाबाश, अच्छा सुना। half, Q is equal to CV और वोल्टेज सेम है तो Q प्रोपोर्शनल टू C, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। लिख दीजिए, कैपेसिटी बिकम्स हाफ, capacity becomes half, so charge on the capacitor becomes half, charge on the capacitor becomes half. अब आपको ये बताना है कि चार्ज बैटरी से कैपेसिटर में गया है, इसी सवाल में कि कैपेसिटर से बैटरी, चार्ज हैज फ्लोन फ्रॉम डैश टू डैश। आप प्रियांशी, battery से capacitor, बैटरी से कैपेसिटर से बैटरी में, शाबाश अनुष्का, वेरी गुड। क्यों? सर क्योंकि क्योंकि कैपेसिटर का चार्ज कम हुआ है। बहुत बढ़िया, क्यों न्यू excellent। कम है। जो ये बोल सकता है वो कैसा भी रिजल्ट ला सकता है अगर उसका बैकलॉग ना हो। इतना अगर आपके समझ में आ रहा है और आप बड़ा कॉन्क्रीट क्लियर है इनके बारे में तो बहुत परफेक्ट है आप। नथिंग कैन स्टॉप योर सिलेक्शन, नथिंग कैन स्टॉप योर सिलेक्शन बट फॉर योरसेल्फ। इफ यू आर पुटिंग इन सफिशिएंट आवर्स, maybe now at least 10 to 11 hours a day of self study, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके बढ़िया सिलेक्शन में। बहुत बढ़िया। अब कैपेसिटर जो भैया चार्ज कम हो गया है तो वो निकल के हवा में तो जाता नहीं है, ब्रेकडाउन तो हुआ नहीं है, तो वो बैटरी में गया होगा। मैंने तो लिखवा दिया था पिछली बार कि चार्ज लिखवाया था लाइन में कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिक्रीजेस, जानबूझ के लिखवाया था। तो लिख दीजिए, फाइनल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज लेसर, फाइनल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर हैज डिक्रीज्ड, फाइनल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर हैज डिक्रीज्ड, सो इट मस्ट हैव फ्लोन from capacitor to battery. It must have flown from capacitor to battery. It must have flown from capacitor to battery. ये कैपेसिटर से निकल के बैटरी में गया होगा। ये मैंने पिछली क्लास में भी बैकग्राउंड डेवलप कर दिया था कि हमेशा ये मत सोचना कि चार्ज बैटरी ही देती है, चार्ज बैटरी ही देती है। हम भी बैटरी को चार्ज देते हैं, हम भी एनर्जी देते हैं। सिर्फ बैटरी हमें चार्ज देती है ऐसा नहीं है, हम बैटरी को चार्ज देते हैं, हम बैटरी को एनर्जी देते हैं। ओके, ऑलराइट। अब पूरी कहानी एक्चुअली अब सोचें तो ये कहानी समझ में आती है कि हुआ क्या होगा। ध्यान से सुनो जरा, अगर आपको डिटेल में जाना है। वैसे तो डिसीजंस मैथमेटिकली ही लेते रहिए, अच्छा है, पर एक बार जरा थ्योरी से सुन लीजिए क्या हुआ होगा। जैसे ही आपने प्लेटों के बीच का डिस्टेंस बढ़ाया ना, सपोज आपने काफी तेजी से प्लेटों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दी, हालांकि बैटरी जुड़ी तो है, हालांकि बैटरी जुड़ी तो है, पर आपने काफी तेजी से प्लेटों के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया तो इमीडिएटली कैपेसिटी आधी हो गई। अच्छा, बैटरी जुड़ी तो है पर बैटरी से और जो चार्ज का जहां से भी फ्लो होना है, चार्ज का जो भी फ्लो होना, अब कैपेसिटी बढ़ गई, कैपेसिटी बढ़ गई तो इसको और चार्ज चाहिए या कुछ भी जो भी है, चार्ज का कुछ चेंज तो होना चाहिए। पर चार्ज फ्लो थोड़ा स्लो प्रोसेस है, वो रिपल्शन होता है ना, इसलिए चार्ज इमीडिएटली नहीं बह पाता। लॉन्ग टाइम के बाद वापस चार्ज बहेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक, तब तक जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और तब जाके फाइनली वोल्टेज कैपेसिटर का बैटरी के बराबर हो जाए। फिर से सुनो, अब मैथमेटिक्स ऐड करता हूं इसमें। जैसे ही आपने कैपेसिटर को के प्लेट्स का बीच का डिस्टेंस मान लीजिए सडनली बढ़ा दिया तो कैपेसिटी आधी हो गई, ठीक है, और Q अनचेंज है। अगर Q चेंज नहीं हुआ है और कैपेसिटी आधी हो गई तो वोल्टेज डबल हो गया। आपने अब उतना ही पानी छोटे बर्तन में डाल दिया, उतना ही पानी अब आपने छोटे बर्तन में डाल दिया तो फिर तो पानी का लेवल बढ़ ही जाएगा। Q सडनली चेंज नहीं होता, D चेंज हुआ पर Q सडनली चेंज नहीं होता, बहने में टाइम लगता है। तो उतनी देर V चेंज रहेगा और फिर V चेंज होगा
तो ही तो कारण बनेगा कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक चार्ज बह जाए, तब तक जब तक वापस दोनों का पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के बराबर ना हो जाए। ये कहानी है, बीच में ये होता है। ऐसा लिख दीजिए इसकी एक्सप्लेनेशन, जो कि ज्यादा ना पढ़ी जाए, पर इसकी एक्सप्लेनेशन हम लिख तो लेते ही हैं, भले ही उसे दोबारा ना पढ़े। लिख दीजिए कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रैपिडली डबल्ड, रैपिडली चेंज्ड, then just after this process, distance बढ़ाने वाले process के बाद, just after this process, we should assume that charge on the plates, charge on the capacitor is constant. We should assume that charge on the capacitor is constant because flow of charge due to potential difference, flow of charge due to potential difference is a slow process. मतलब फिलहाल हमारे डिस्कशंस में थोड़ा आसान बना देगा, बाकी स्लो में आप देखेंगे बाद में टाइम माइक्रो सेकंड्स की रेंज का होगा, पर हम फिलहाल तो मान रहे हैं कि नहीं, चार्ज एकदम इतनी तेजी से नहीं बह पाता, चार्ज को टाइम लगता है वापस बहने में, रिपल्शन तो होता ही है ना, कहीं कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्ज और नया चार्ज रिपेल करता है ना। लिख दीजिए therefore a momentary potential difference is established, a momentary potential difference is created between the capacitor and the battery, between the capacitor and the battery, and a fresh flow of charge occurs. Fresh flow of charge occurs from high potential to low potential. Fresh flow of charge occurs from high potential to low potential until the potential of both become equal to battery voltage. ठीक है, अब हमें वो कहानी समझ में आ गई कि हम ये बोल तो सकते हैं कि अगर बैटरी कनेक्टेड है तो फाइनली बैटरी का वोल्टेज और कैपेसिटर का वोल्टेज हमेशा सेम रहेंगे, पर वो एक्चुअली बीच में थोड़ी देर ऐसा आता है जब वो सेम नहीं रहते। जब भी चार्ज फ्लो हो रहा होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, तो हम इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। एक लाइन लिख दीजिए, whenever charge flow occurs due to potential difference, it is called transient state, variable transient state. And when the flow of charge stops, the circuit is said to have attained. And when the flow of charge stops, the circuit is said to have attained steady state. ये आप जब भी कुछ चेंज करेंगे कैपेसिटर में, इस तरह से उसका सी चेंज हो जाए तो उसका वी भी चेंज होगा, क्यू बढ़ेगा, फिर वापस सी सेम हो सकता, क्यू सेम हो सकता है। तो अगर थोड़ी देर के लिए चार्ज बीच में बहता है तो वो एक ट्रांजिएंट स्टेट कहलाता है, क्योंकि उस समय चीजें कुछ चेंज हो रही हैं और फिर दोबारा वेरिएबल स्टेट आता है, उसके बाद फाइनली दोबारा स्टेडी स्टेट आता है। तो ये नाम फिलहाल अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तो हमने सीख लिया कि हाँ यार कैपेसिटीज पे डिस्टेंस आपने डबल किया है, कैपेसिटी आधी हो गई थी, पोटेंशियल इवेंचुअली तो सेम रहा, पर पोटेंशियल सेम रहने के लिए चार्ज कैपेसिटर से बैटरी में निकल गया, चार्ज कैपेसिटर से बैटरी में निकल गया। ठीक है, एक्चुअली उसका जब कैपेसिटी आधी हो गई ना और क्यू सेम है, तो कैपेसिटर का वोल्टेज उस इंस्टेंट पे हो गया 2V,
देखो Q इज इक्वल टू सी बी, अभी चार्ज तो सेम ही है पर सी बाई टू हो चुका है, तो वी डैश 2Q बाई सी यानी 2B हो जाएगा ना। जैसे आप ये करोगे, ये E है और आपने प्लेटों के बीच में डिस्टेंस डबल कर दिया, तो E इंटू डी पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो जाएगा ना। तो कैपेसिटर हाई वोल्टेज पे आ गया, इसके चार्ज कैपेसिटर से बैटरी में गया। कुछ बता सकते हैं इनमें से कुछ भी आप? Just after doubling the distance, immediately after doubling the distance between the plates, the potential of the capacitor is 2V, voltage of the capacitor is 2V, while that of the battery is V. Voltage of the capacitor is 2V, while that of the battery is V, and therefore charge flows from capacitor to battery. Therefore charge flows from capacitor to battery. सर एक बार रिपीट कर देंगे? हाँ, एक बार रिपीट कर देंगे ये वाला? therefore charge flows from capacitor to battery. मैंने बोला immediately after the procedure, the voltage across the capacitor becomes 2V, and the battery is at voltage V. So the charge flows from capacitor to battery. चार्ज को केवल एक रूल पता है, हाई टू लो जाएगा वो। चार्ज हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज जाएगा, ये है कहानी बस। चार्ज हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज जा रहा है, तो चार्ज कैपेसिटर से निकल के बैटरी गया है। हमें जब भी वो पूछें कि चार्ज कहां से कहां गया है, तो उसकी थ्योरी मत सोचना, केवल ये देखना कि नया चार्ज कैपेसिटर पे कम हो गया कि ज्यादा हो गया। ऐसा भी अलग से स्टार लगा के लिख दो। Whenever new charge of the capacitor is found to have increased, it must have flown from battery to capacitor. Whenever new charge on the capacitor is found to have increased, it must have flown from battery to capacitor. And whenever the new charge on the capacitor is found to have decreased, whenever the new charge on the capacitor is found to have decreased, it must have flown from capacitor to battery. हमें तो Q is equal to C की लगा के कैपेसिटर का नया चार्ज निकाल लेना चाहिए बस। Q is equal to C की लगाइए और कैपेसिटर पे नया चार्ज निकाल लीजिए। अगर नया चार्ज कम हो गया है तो कैपेसिटर में से ही गया है बैटरी में। सिर्फ मैथमेटिकली सोचिए इसी तरह से, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, इसमें इंटेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। हाफ हाँ पूर्वा, हाफ intensity, what do you want to say? Unchanged? सर हाफ Yes, sir. Half. Okay, fine. हाफ Nehal? सर हाफ E का कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं आप? V by D V by D. V by D V by D। तो मैंने थोड़ा ज्यादा बीच में पढ़ा दिया, उसकी प्रॉब्लम हो गई। डबल फाइनली भी सेम है। हाँ सही कह रहे हैं आप, फाइनली भी सेम है और डिस्टेंस डबल हो गया है, तो हाँ इंटेंसिटी हाफ हो गई। इंटेंसिटी हाफ हो गई, सही कह रहे हैं आप। अमरजोत ने मना कर दिया था कि आंसर गलत है, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था। सही है अमरजोत, रीजन समझ में आया होगा आपको? मुझे तो आ गया। एक्चुअली क्या है, चार्ज आधा हो गया है ना, तो वो अपने साथ फील्ड भी ले गया वापस। चार्ज ही तो फील्ड पैदा करता है। ऐसा लिख दीजिए, चार्ज ऑन द कैपेसिटर हैज बिकम हाफ। चार्ज ऑन द कैपेसिटर हैज बिकम हाफ एंड देयरफॉर E also becomes half.
मैं अगर ई का ये वाला फॉर्मूला लगाता q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट a, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 2 नहीं आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये प्लेटों के बीच की इंटेंसिटी होती है। तो q तो आधा हो ही गया है और ये सब कांस्टेंट है। v बाय d लगाते हैं तो v सेम है और d डबल हो गया है। मुझे वैसे तो पसंद यही है, ये भी लगा सकते हैं जो आपको पसंद आए। v सेम है और डिस्टेंस फाइनली बात कर रहे हैं, इंटरमीडिएट बात नहीं कर रहे, बीच में बात नहीं कर रहे। अगर चार्ज कांस्टेंट रहता है तो E कांस्टेंट रहती है। यहाँ तो डाइलेक्ट्रिक की तो बात है नहीं, यहाँ पर चार्ज आधा हो गया है तो फील्ड आधी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला पार्ट है इसी में, एनर्जी स्टोर। हाफ हाफ गलत हो गया। डबल। हाँ डबल रिंग सही कह रहे हैं आप। मृणाल क्या आंसर देना है मृणाल? सर डबल। हाँ कैसे? सर हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी लगाएंगे। यार ये तो वाला C- हाफ सी मत लगाओ यार। हाफ CV स्क्वायर। हाफ सी वी स्क्वायर मुझे पसंद आएगा क्योंकि वोल्टेज सेम है, बैटरी कनेक्टेड है, तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू सी, तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डिस्टेंस। सर हाफ होगा ना? हाफ सही है, सॉरी। वही तो सर। हाँ हाफ ही सही है। सर पिछली बार आप कह रहे थे अगर उनको अपन दूर करते हैं तो उसमें और एनर्जी स्टोर होती जाती है। उस समय बैटरी कनेक्टेड नहीं थी ना। हाँ सही है, मैंने भी वही दिमाग में सोच लिया था। ठीक है, वो ये थ्योरी इसमें बीच में ना मिक्स करें तो अच्छा है। दिमाग में तो वही आया था, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, इनके अट्रैक्शन के बावजूद आप इन्हें पास खींच रहे हैं, इनके अट्रैक्शन के बावजूद आप इन्हें दूर खींच रहे हैं, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। पर थ्योरी वो दिमाग में ना ही आए तो अच्छा है। वो तब था, वो बात आप तब कर सकते थे जब बैटरी हटा ली गई थी। अभी बैटरी कनेक्टेड है। अभी बेसिक बात है, अगर चार्ज कैपेसिटर से निकल के बैटरी में गया है और अगर चार्ज ही कम हो गया तो वो अपने साथ एनर्जी भी ले गया। ये लिख सकते हैं, चार्ज टेक्स एनर्जी फ्रॉम कैपेसिटर टू बैटरी। जो चार्ज गया है वो एनर्जी भी ले जाएगा, जो चार्ज गया है वो एनर्जी भी ले जाएगा। तो जितना बेसिक से करें उतना अच्छा है। याद कुछ भी ना करें, वो व्यू वाला याद रह जाता है। व्यू वाले केस को हम फिर भी बोल लेते हैं कि यार बैटरी हटा ली थी और डाइलेक्ट्रिक रख दिया था तो व्यू कम हो गया था, VEU कम हो गया था, वो एक याद रह जाता है। अदरवाइज सारे आपको हर बार बेसिक से करने पड़ेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दीजिए, इसको हम खत्म कर रहे हैं अब। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर दीजिए, सेम क्वेश्चन है। नाउ a battery remains connected to a capacitor. Now a dielectric is introduced between the plates. अब प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाता है, तो नंबर वही, तो पहले तो वही आपको बताना है कि कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ता है। इंक्रीज। कैपेसिटी तो हमेशा k टाइम्स हो जाती है। डाइलेक्ट्रिक रखते हो अगर, तो बैटरी हो या ना हो, बैटरी से थोड़ी कैपेसिटी का डिसीजन होता है। कैपेसिटी का डिसीजन तो कंस्ट्रक्शन से होता है। तुमने कंस्ट्रक्शन में चेंज किया तो मीडियम आने के बाद कैपेसिटी हमेशा k गुना हो ही जाती है। V के बारे में बाद में बताइए, V मीडियम सेम वोल्टेज तो सेम ही रहेगा क्योंकि रिमेन्स कनेक्टेड है। शाबाश। नंबर 3, चार्ज K times K टाइम्स ओके। अब चार्ज का फॉर्मूला मैं ले रहा हूँ Q इज इक्वल टू CV और V सेम है तो Q प्रोपोर्शनल टू C है और कैपेसिटी K गुना हो गई है तो चार्ज K गुना हो गया। चार्ज इन मीडियम becomes K times the charge in air. चार्ज इन मीडियम बिकम, अब चार्ज बढ़ गया है, ये ध्यान रखना, चार्ज बढ़ गया है तो चार्ज के बढ़ने से उम्मीद है कि एनर्जी और इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। हालांकि मैं कोई प्री नोशन नहीं बनाना चाह रहा,
फिर भी ये मुझे ध्यान आना चाहिए कि चार्ज बढ़ गया है। ठीक है, अब मैं इंटेंसिटी के बारे में सोचता हूं। उम्मीद तो यही है कि चार्ज बढ़ गया है, और डाइलेक्ट्रिक भी रख दिया है। बेस्ट है ई का Same. No change. डी बाई डी। Same. K times. शाबाश, डी तो मैंने चेंज किया नहीं है, डी तो वही का वही है, और बैटरी कनेक्टेड है तो वी भी अनचेंज है, तो इंटेंसिटी अनचेंज। वी बाई डी अनचेंज। पहले था Q बाय एप्सिलॉन नॉट A, और अब हो गया Q डैश बाय K एप्सिलॉन नॉट A, और Q डैश भी K गुना हो गया। इंटेंसिटी पहले ये थी, बाद में ये है, और जो नया चार्ज है वो K गुना हो गया। बेस्ट फॉर्मूला V बाय D, सबसे अच्छा फॉर्मूला V बाय D। अगर साइमल्टेनियसली आप दिमाग नहीं लगा रहे हैं, तो दिमाग लगा रहे हैं तो मैं जवाब ये दे रहा हूँ कि भैया इंटेंसिटी K गुना बढ़ गई होगी क्योंकि चार्ज आ गया है, पर वो डाइलेक्ट्रिक भी तो आ गया है। डाइलेक्ट्रिक की वजह से अंदर फील्ड K गुना कम हो जाती है। दो फैक्टर चेंज हुए हैं, एक तो चार्ज बढ़ गया है, उस वजह से ही बढ़ना चाहिए, परंतु डाइलेक्ट्रिक आ गया है बीच में, तो उस वजह से फील्ड घटना चाहिए। ज्यादा अच्छा है कि कोई भी दिमाग न लगाओ। अगर रीजन सुने बगैर एक बार कॉन्फिडेंस नहीं आता, इसलिए रीजन सुन लो। रीजन सुने बगैर कॉन्फिडेंस नहीं आता, इसलिए रीजन सुन लो, बट एक बार रीजन सब दिमाग में आ जाए ना, उसके बाद फिर आप बस V बाई डी से ही करो। और अगली बार इसके बाद क्या पूछूं, जो पूछूंगा इसके बाद उसका आंसर क्या है? Energy stored. Energy. Energy stored. Energy stored. K मिस्टर times. शर्मा K बिल्कुल times. K time. K times. शर्मा, Same. एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा लूं? Half C. Half CV square. हाफ सी वी स्क्वायर। ये कांस्टेंट है और इसके बारे में सोचना आसान है, क्योंकि बैटरी हो या ना हो इसको फर्क नहीं पड़ता। एनर्जी K गुना हो जाएगी, एनर्जी C का प्रोपोर्शनल है, कैपेसिटी K गुना हो गई है, तो एनर्जी इन मीडियम अपॉन एनर्जी एयर इज K। एनर्जी K गुना हो गई। चार्ज आया है ना, तो अपने साथ एनर्जी लाया है। यहां तो हम देख रहे हैं कि हाँ ठीक है, चार्ज आया है तो एनर्जी लाया है, जैसी उम्मीद थी वही हुआ है, वही हुआ है। एनर्जी जो है, एनर्जी K गुना बढ़ जाएगी। तो जो कुछ भी हो रहा है या तो कांस्टेंट है, या तो कांस्टेंट है, या K गुना बढ़ रहा है या K गुना कम हो रहा है ना। यहाँ पे ये भी K गुना हो गया, ये भी K गुना हो गया, ये अनचेंज है, ये अनचेंज है और ये अनचेंज है। आपके बाद ये सेम है, वोल्टेज सेम है और इंटेंसिटी सेम है। बाकी ये भी K गुना बढ़ गया, ये भी K गुना बढ़ गया, ये भी K गुना बढ़ गया है, परंतु फिर भी इसे याद करने का मतलब नहीं है। या तो व्यू जैसा कोई तरीका निकालो, वरना हर बार बेसिक से करो। ओके, इसमें एक लास्ट चीज पूछ लेता हूँ, आप शायद इसका आंसर अभी गलत ही देंगे। नेक्स्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स। Same. Increases. K time. Decreases. K times. K time. K times. मैंने पूरा बैकग्राउंड डेवलप कर दिया था कि आप गलती करें। अगर फॉर्मूले से नहीं सोच पा रहे हैं तो जवाब मत दीजिए, आपकी सिली मिस्टेक खत्म हो जाएंगी। Sir, K square. थियोरी से मत सोचिए, K times. या तो फॉर्मूले से सोचिए, नहीं तो मत सोचिए। बोलिए कौन बोल रहा है फाइनली? Sir, K du times. by K dx होगा। times. K K times. times. F equals du by dx. K square times. हाँ रेनी, यू आर राइट। कैसे? K square times. K स्क्वायर टाइम मोनिश समझा दीजिए। मोनिश Sir, F equals to QE. E को हाँ। रख देंगे Q अपॉन A epsilon naught, तो Q स्क्वायर हो जाएगा, तो Q प्रोपोर्शनल टू K टाइम्स है। हाँ, वो मेरे ख्याल से सही है यार। फोर्स का फॉर्मूला है क्यू ही। अभी तक मैं क्या बता रहा था,
अभी तक मैं ये बताता था जब तुम डायरेक्ट्रिक रखते हो ना, जब डायरेक्ट्रिक रखते हो तो यहाँ फील्ड अनचेंज रहती है। यहाँ फील्ड अनचेंज है, तो फील्ड तो यहाँ भी अनचेंज है, पर क्यू के टाइम्स हो गया है। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक रखा है, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, फाइनली वोल्टेज सेम है, और फाइनली ये डिसाइड हो चुका है कि ई सेम है, ई सेम है, पर क्यू के गुना हो गया है। मुझे लगता है के टाइम से ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला है क्यू ही, चार्ज कांस्टेंट नहीं है। अब की बात जो ई है वो एक प्लेट का लेंगे, ई है एक प्लेट का लेंगे। अगर यहाँ मैं कैलकुलेट करूं ई को और क्यू बाय ए लिखूं तो ये जरूर ये वाला टर्म आ रहा है यहाँ पर के भी आ जाएगा। ये क्यू डैश है, मेरे ख्याल से यही सही है। तो काफी कंट्रोवर्सी हुई इसके आंसर्स में। मैं फाइनली यही आंसर दे रहा हूँ क्यू ही, और यहाँ डिसाइड हो चुका है ई सेम और क्यू के टाइम्स हुआ है। इसको मत करो, सिर्फ ये के टाइम्स हुआ है, इसलिए आंसर है के टाइम्स। du by dx du by dx से कर सकते हैं। n इज इक्वल टू माइनस du by dx से आप बिल्कुल कर सकते हैं, पर क्या आपने प्लेटों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं किया है ना, वो तो कांस्टेंट है। सर du में तो k टाइम्स हो गया ना। एनर्जी के टाइम्स होगी, हाँ पर इसको हम वेरिएबल ही नहीं है ना ये चीज, ये इससे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो कांस्टेंट है यहाँ पे। dx 0 हो जाएगा सर। या तो जनरल कोई Infinite हो एलिमेंटल जाएगा। सेक्शन ले, छोड़ दीजिए। आंसर इसका के टाइम्स है, इसका आंसर के टाइम्स है। ऑलराइट, बस अब एक क्वेश्चन ये लिख लेते हैं। क्वेश्चन ये लिख दीजिए, ऑयल इज pumped out from in between the plates of dielectric, plates of a capacitor. ऑयल पंप आउट किया, शायद वो ऑयल डायरेक्ट्रिक का काम कर रहा था, प्लेट्स के बीच में से ऑयल को पंप आउट कर दिया, शायद वो डायरेक्ट्रिक का काम कर रहा था, और इस वजह से कैपेसिटर के प्लेट्स में जो चार्ज था वो चेंज हो गया। तो मैं पूछ रहा हूँ बैटरी लगी है कि हटा ली है? लगी है, लगी हुई। connected, हाँ शाबाश, ठीक बोल रहे हैं, तभी तो चार्ज कम हो पाया है उसमें से। ठीक है, आंसर है कनेक्टेड। चार्ज मस्ट हैव फ्लोन फ्रॉम कैपेसिटर टू बैटरी। चार्ज अगर कम हो गया है, चार्ज अगर कम हो गया है तो कैपेसिटर से बैटरी गया होगा, इसका मतलब बैटरी जुड़ी हुई है, इसका मतलब बैटरी जुड़ी हुई है। आप कह रहे हैं के बताइए। ये बताइए।
श्रीयर्था आप बताइए कि के का एक ही तरीका है, बड़ा अपन छोटा, बड़ा अपन छोटा, फाइव हाँ, बड़ा चार्ज अपन छोटा चार्ज, बड़ा चार्ज अपन छोटा चार्ज, भाई जो भी फर्क पड़ता है, या तो कुछ इसमें कांस्टेंट रहता है, या तो कुछ कांस्टेंट रहता है, या वो k गुना बढ़ जाता है, या वो k गुना कम हो जाता है। ठीक है, हमने तो देखा फोर्स भी k स्क्वायर के हिसाब से फर्क नहीं पड़ता उसमें, फोर्स में भी k के हिसाब से ही फर्क पड़ता है। हालांकि बहुत सारी बुक्स में उसका डिस्कशन आपको थोड़ा डिफरेंट ही मिलेगा। अब फाइनल फैसला ये हो गया, फिर अगर k चाहिए तो q बिग अपॉन q स्मॉल, बड़ा अपॉन छोटा, और थोड़ा सा यूनिट्स को रीअरेंज करिए। ये भी माइक्रो है, ये 2 माइक्रो है, पहले ये 10 पिको है, पिको यानी माइक्रो, और ये भी है 2 माइक्रो, तो आंसर आ गया 5। k यानी बड़ा अपॉन छोटा। अब इन्होंने डाइलेक्ट्रिक निकाल दिया, कैपेसिटी कम हो गई तो चार्ज भी वो कम होल्ड कर सकता है, शायद बैटरी कनेक्टेड है। Q यानी बस बड़ा अपॉन छोटा, K यानी बड़ा अपॉन छोटा, K यानी बड़ा अपॉन छोटा। और अब इन सब पर फाइनली एक अच्छा क्वेश्चन है, 2 स्टार दे दीजिए। ये कैपेसिटर A है और एक आइडेंटिकल कैपेसिटर B है, ये स्विच है। A and B are identical capacitors. Initially both are air filled. दोनों के अंदर पहले एयर है। Now a dielectric, अच्छा पहले ये स्विच क्लोज था, पर अच्छे ही समझ में आ जाएगा। Now a dielectric is introduced, dielectric of K is equal to 3 is introduced in the space between both the capacitors. And the switch is open. पहले जरूर स्विच क्लोज था, जो कि बाद में ओपन कर दिया गया है। And the switch is open. The final energy of the system upon initial energy of the system A and B आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, ये V वोल्ट की बैटरी है। ये रेजिस्टेंस की तरह शायद पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इस समय A और B पैरेलल में है और दोनों पे ही वोल्टेज V के बराबर है। पहले स्विच क्लोज्ड है, बाद में ओपन कर दिया गया है। सॉल्यूशन में लिख लीजिए, कि इनिशियली बोथ A and B are in parallel, so
the voltage across each is equal to V. पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा हुआ है, इसे हम अभी दोबारा भी पढ़ेंगे, तो आप जानते हैं पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो एनर्जी, इनिशियल एनर्जी इन ईच इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। इनिशियल एनर्जी in each is equal to half CV square. So total initial energy of the system, total initial energy of the system is equal to जो UI है वो 2 into half CV square है, तो वो CV square, ठीक है। हाफ CV square इसमें भी है और हाफ CV square इसमें भी है, राइट। टोटल इनिशियल एनर्जी पूरे सिस्टम में ये हो गई। एक बात तो हमारी आ गई। अब असली मुद्दा शुरू होता है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग काम शुरू होता है जो हमारे पिछले पूरे 1 घंटे के डिस्कशन को रिवाइज करा देगा। अब ध्यान से देखिए, जब आपने डाइलेक्ट्रिक रख दिया और ये स्विच खोल दिया तो ए जो है वो बैटरी से अभी भी कनेक्टेड रहता है and B has been isolated from the battery. B का बैटरी से कोई कनेक्शन नहीं रहा ना, ये असली बात है, लिख दीजिए। When the switch is open, when the switch is open, इसी को हाईलाइट कर दीजिए, यही खास पॉइंट है। A remains connected to the battery. A remains connected to the battery while B is isolated from the battery. A remains connected from the battery, connected to the battery, while B is isolated. B is isolated. ठीक है। अब आपको ये सोचना है कि एनर्जी पे के क्या फर्क पड़ता है। एक बार जब बैटरी, पहले तो आइसोलेटेड वाले केस को रिवाइज कर लें, इसमें एनर्जी के टाइम्स होगी कि 1/k टाइम्स होगी, ये मुझे सब याद नहीं आ रहा। वैसे ये व्यू वाला केस है ना, बैटरी हटा ली और डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो व्यू बिगड़ गया। याद आ गया, इसमें एनर्जी अगर k गुना कम हो रही है तो फिर इसमें तो एनर्जी k गुना बढ़ेगी। ये लिख देते हैं, एनर्जी इन B is equal to energy U/k and energy in A finally is equal to K into U। ऐसा लिख दीजिए, for B the battery is removed and a dielectric is introduced. Battery is removed and a dielectric is introduced between the two plates. So the VU decreases, VEU. VU decreases. So energy stored in B becomes 1/k times. Energy stored in B becomes 1/k times. और फिर अगर ये 1/k हुआ है तो फिर ये k times होता है. And energy stored in A must have become k times. Energy stored in A must have become k times. ये तो जुगाड़ वाली बात हो गई। अब इनका एक्चुअल रीजन रिवाइज कर लें। यार इसमें एनर्जी का फॉर्मूला तुम लोगे हाफ Q स्क्वायर बाय C, इसमें लोगे हाफ Q स्क्वायर बाय C, और इसका Q तो अब कहीं से आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, रास्ता बंद है, रास्ता बंद है। और अब इसकी कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद k गुना बढ़ जाएगी। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद इसकी कैपेसिटी k गुना बढ़ जाएगी तो एनर्जी k गुना कम हो जाएगी। और यहाँ तो फॉर्मूला लूंगा मैं हाफ CV स्क्वायर, और वोल्टेज तो सेम है और कैपेसिटी k गुना बढ़ गई है। रीजंस भी रिकॉल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, और ये क्लियर हो कि इसमें चार्ज कांस्टेंट है तो हाफ Q स्क्वायर बाय C लूंगा, फिर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कैपेसिटी में मुझे प्रॉब्लम नहीं आती। कैपेसिटी तो डायरेक्ट डालोगे तो k गुना होगी ही होगी। हाफ CV स्क्वायर में भी सेम है और ये k गुना हो गई। अब सारी बातें क्लियर हो गई। तो फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो गई?
ये एक्चुअली 2 into u था, हाफ सी डी स्क्वायर को मैं u कह रहा हूँ, 9 + 1 10/3, आपको u फाइनल बाय u इनिशियल करना है, तो u into 10/3 था अपॉन 2u है, तो 10/3 है into 1/2 है, तो 5/3 है ये आंसर। एनर्जी इसमें पहले जो थी वही इसमें थी, बाद में इसमें k टाइम्स कम हो गई और इसमें k टाइम्स बढ़ गई, बाद में एनर्जी एक की k टाइम्स हो गई और एक की 1/k टाइम्स हो गई। किसी एक की तो k टाइम्स होगी और किसी एक की 1/k टाइम्स होगी, दोनों की तो बढ़ती नहीं है, एक की बढ़ेगी तो दूसरे की घटेगी। तो बस बिना सोचे अगली बार जब सवाल इस टाइप का कोई दिखे और दोनों ही जुड़े हों और आपको ये फील करना पड़ेगा कि ये अभी भी बैटरी से कनेक्टेड है, कोई एक बैटरी से कनेक्टेड है और कोई ये घटा लिया है, तो किसी की एनर्जी k टाइम्स हो जाएगी, किसी की एनर्जी 1/k टाइम्स हो जाएगी, बस बात खत्म। ठीक है, अब ये वाला जो हमारा डिस्कशन था ना, चार्जिंग बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड या आइसोलेटेड, ये डिस्कशन अब हमारा समाप्त होता है। अब हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। वही जो आप अच्छे से जानते हैं, सीरीज पैरेलल, टेंथ में आपने काफी ढंग से पढ़ा हुआ है उसको, बस वही सीरीज पैरेलल। ये तो इनिशियली तो बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहेगा, आपको मजा आएगा और बाद में काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, तो मैं पहले तो वही हेडिंग दे रहा हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स को इस तरह से, एक कैपेसिटर लिया, दूसरा कैपेसिटर लिया और ऐसा जोड़ दिया बैटरी से। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये कैपेसिटर की वैल्यू C1 है, कैपेसिटर की वैल्यू C2 है। इस पॉइंट को मैं A, B, C, D, E ऐसा कुछ कह सकता हूं। बैटरी एनर्जी का सोर्स है और या तो चार्ज का सोर्स भी कह सकते हैं, बेसिकली तो एनर्जी का सोर्स है और उससे सर्किट कंप्लीट होने पर चार्ज या करंट बहता है। ऐसा लिख दीजिए, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इफ द सर्किट इज कंप्लीट, current oblique charge flows from it. Current oblique charge flows from it. अगर सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा तो फिर चार्ज बहेगा ही नहीं। सर्किट कंप्लीट होता है तो ही करंट बहता है। घर में बचपन से अपने को आइडिया है, कहीं भी सर्किट में ब्रेक हो जाए तो करंट नहीं बहता। ठीक है, तो अभी मैं ज्यादा आगे नहीं देख रहा, यहीं तक देख रहा हूं बस कि यहां से यहां तक, इनको बोलते हैं कनेक्टिंग वायर्स। या तो सर्किट में कैपेसिटर प्लेट्स हैं, बस ये कैपेसिटर प्लेट है, ये कैपेसिटर प्लेट है और बराबर बड़े बड़े डंडे बनाए गए हैं, ये कैपेसिटर प्लेट्स हैं। उसके अलावा ये बैटरी है, कैपेसिटर्स हैं या कैपेसिटर प्लेट्स हैं, ये बैटरी है और नहीं तो ये मेनली कनेक्टिंग वायर है। ये कनेक्टिंग वायर है, ये कनेक्टिंग वायर है और ये पूरा भी कनेक्टिंग वायर है। पहले मुझे बस इतना पता है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और पॉइंट बी के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। या चलो ये जो फर्स्ट प्लेट ले देता हूँ, इसको 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ, इसको 3 कह देता हूँ, इसको 4 कह देता हूँ। प्लेटों को सीरियल नंबर दे दिया 1 2 3 4। ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है, प्लेट नंबर 3 है, प्लेट नंबर 4 है। तो अभी प्लेट 1 की बात करता हूँ। अच्छा, इसमें भी चलो ये बता देता हूँ कि जब भी स्टेडी स्टेट आएगा, कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है, अब एक कैपेसिटर नहीं 2 कैपेसिटर्स की चार्जिंग हो रही है, तो जब स्टेडी स्टेट आएगा तो सर्किट में चार्ज का बहना बंद हो जाएगा। जब स्टेडी स्टेट आ जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस रहता नहीं है, तो चार्ज का बहना बंद हो जाता है। उस समय
ऐसे लिख दीजिए initially when connected to battery, charge will flow in the circuit. Both the capacitors will get charged. And finally, when charge on plate 1, finally when voltage on plate 1 becomes equal to the voltage of the positive terminal of the battery. When voltage of plate 1 becomes equal to the voltage of the positive terminal of the battery, then a steady state is said to have been attained. A steady state is said to have been attained, and charge flow in the circuit stops. ठीक है, शुरू में तो होता है कुछ, यह हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज बहता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज बहता है और फाइनली जब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है तो चार्ज का बहना बंद हो जाता है। एक्चुअली चार्ज इसमें कभी भी बहना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये ओपन सर्किट है, एयर गैप है, और एयर गैप इन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर उसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ होती है। यहाँ की सर्किट कंप्लीट है ही नहीं, एक्चुअली तो यहाँ बैटरी से चार्ज निकलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि सर्किट कंप्लीट है ही नहीं। लिख दीजिए, because of the air gap between the capacitor plates, there is no conducting path between the two plates of a capacitor, and therefore in the first instance itself, no charge should have flown from battery to capacitor. सर्किट तो शुरू से ही इनकम्प्लीट है, चार्ज बहना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहां थोड़ी देर के लिए होता ही है कि ये कनेक्शन नहीं है, कंडक्शन नहीं हो सकता, पर इंडक्शन हो सकता है। लिख दीजिए, चार्ज कैन नॉट फ्लो बाय the process of conduction, but it flows for some time by the process called induction. Flows for some time by the process called induction. आई बात समझ में? अगर ये रास्ता बढ़िया होता ना तो जिंदगी भर ये करंट बहता ही रहता। अगर ये रास्ता भी कंडक्टिंग होता और यहाँ भी एक कंडक्टिंग वायर होता तो करंट कंटिन्यूअसली बहता रहता। अब एक बार कैपेसिटर चार्ज हो जाते हैं, स्टेडी स्टेट आ जाता है, फिर इंडक्शन और नहीं होता और फिर चार्ज का बहना बंद हो जाता। अगर यहाँ कंडक्टिंग वायर होते तो कंटिन्यूअसली करंट बहता। एक बल्ब का सर्किट अगर कंप्लीट है तो बल्ब कंटिन्यूअसली जलता रहता है। जब आप स्विच ऑफ करते हैं उसमें
जब आप स्विच ऑफ करते हैं तो ये ऐसा हो जाता है कनेक्शन, पहले कनेक्शन ऐसा है, स्विच ऑफ हो गया तो कनेक्शन ऐसा हो गया। ये दोनों लाइव वायर्स हैं, ये लाइव वायर्स हैं, ये लाइव वायर्स हैं, और जब कनेक्शन ये टच कर रहे हैं तो करंट बह रहा है, स्विच ऑफ कर दिया तो ये ऐसा हो गया, ठीक है ना। स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया तो पहले ये कंडक्शन हो रहा है, स्विच ऑफ कर दिया तो एयर गैप आ गया। स्विच ऑफ करते हैं तो बस इतना ही होता है कि एयर गैप आ जाता है बीच में, वरना ये कंडक्शन है। स्विच ऑन किया तो ये ऐसे हो गए, स्विच ऑफ किया तो ऐसा हो गया। अगर सर्किट कंप्लीट है तो जिंदगी भर करंट बहता रहता बहता रहता बहता रहता, और ये सर्किट कंप्लीट नहीं है और ये कंप्लीट नहीं है तो कंडक्शन नामक फिनोमिना से चार्ज नहीं बहेगा और इंडक्शन नामक फिनोमिना से फिर भी बहेगा, ठीक है। तो शुरू में तो कुछ चार्ज बहता है शायद, और फाइनली स्टेडी स्टेट आ जाता है। तो फाइनली जब स्टेडी स्टेट आ जाता है तो मैं ये कहता हूं कि ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल है, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो वायर के अंदर फील्ड नहीं है। लिख दीजिए इन स्टेडी स्टेट, in steady state there is no potential difference, there is no potential difference across two ends of the same connecting wire, across two ends of the same connecting wire potential difference नहीं है। स्टेडी स्टेट आ गया है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। जैसे ये एक कनेक्टिंग वायर है, इनके एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये अलग कनेक्टिंग वायर है, ये नया टुकड़ा है, तो इसके पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, और ये नया टुकड़ा है, यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, ठीक है। एंड देयरफॉर देयर इज नो E inside, there is no E inside the metallic connecting wire. There's no E inside the metallic connecting wire. The metallic connecting wire. भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन डेवलप हो चुकी है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन में तो मेटल के अंदर कभी फील्ड होती ही नहीं, चार्ज का बहना थम चुका है। शुरू में थोड़ी देर चार्ज बहा भी, और फिर चार्ज का बहना थम चुका है ना मखीजा साहब, बहुत बढ़िया। शुरू में चार्ज बह रहा है, फिर चार्ज का बहना थम चुका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन आ चुकी है। अब वायर के अंदर फील्ड रहने वाली नहीं है, तो इन वायरों के अंदर फील्ड नहीं है, ठीक है। बस इसलिए हमारा एक्चुअली मेन कंक्लूजन तो ये है कि इन सर्किट्स में जो भी दो पॉइंट सेम तार से जुड़े होंगे, जो भी दो पॉइंट वो सब सेम पोटेंशियल पे होंगे। अगर 5 वोल्ट की बैटरी है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट, इसका 5 वोल्ट, इसका 5 वोल्ट, इसका 5 वोल्ट, इसका 5 वोल्ट, और इस C1 की प्राइमरी जो प्लेट है इसका वोल्टेज भी 5 वोल्ट होगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट एक साथ जुड़े हुए हैं। ये एक कैप्स का रूल बना दीजिए, ये कैप्स का रूल बना दीजिए। अब हम केवल रूल पढ़ेंगे, रीजन नहीं पढ़ेंगे। रूल बना दीजिए कि इफ करंट इज नॉट फ्लोइंग, if current is not flowing, then two points connected by same wire are at same potential, बस। ठीक है, इसलिए जो VA है वो VB के बराबर है। ये जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज है वो C1 की प्राइमरी प्लेट का वोल्टेज है, जो V2 है वही V3 है, ये जुड़े हुए हैं, और जो V4 है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के वोल्टेज के बराबर है। सब जुड़े हैं ना, ये और ये कनेक्टेड है। लिख लीजिए जल्दी से कि वोल्टेज ऑफ प्राइमरी प्लेट ऑफ C1, voltage of primary plate of C1 is same as that of positive terminal of battery, is same as that of positive terminal of battery, and voltage of secondary plate of C2
voltage of secondary plate of C2 is same as that of secondary plate of C2 is same as that of negative terminal of the battery. ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये पूरा इससे जुड़ा है, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे. Similarly, V2 is equal to V3. 2 और 3 का वोल्टेज बराबर है. रूल ये है कि जो भी 2 पॉइंट एक तार से जुड़े हैं, जो भी 2 पॉइंट एक तार से जुड़े हैं, वो अलग अलग पोटेंशियल पे रह ही नहीं सकते. हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे चार्ज बह गया होगा तब तक जब तक ये सेम पोटेंशियल पे ना आ गए हों. ठीक है ना. हमें अब सिर्फ रूल चाहिए, इस सर्किट में जो भी 2 पॉइंट सेम तार से जुड़े हैं वो सेम पोटेंशियल पे हैं. बात खत्म. अगर ये 5 वोल्ट है तो ये सारे 5 वोल्ट पे है, और अगर ये 3 वोल्ट है तो यहाँ से यहाँ तक 3 वोल्ट है, और अगर ये 0 वोल्ट है तो ये पूरा 0 वोल्ट है. ऐसा कुछ रहता है बस. ठीक है. अब क्या इनिशियली ये सारी प्लेट्स न्यूट्रल थी, इनिशियली सारी प्लेट्स पे चार्ज 0 था. अब पर क्या होता है कि यहाँ से चार्ज रह के इस पे मान लीजिए चार्ज रहता है प्लस क्यू. लिख दीजिए. देखिए इनिशियली ऑल द प्लेट्स वर न्यूट्रल, initially all the plates were neutral, and on connecting the circuit to the battery, the charge on plate 1 becomes plus q. बैटरी से पॉजिटिव चार्ज लेके गया होगा कुछ, ये मैं यहाँ प्लस क्यू दिखा देता हूँ, ये प्लस क्यू दिखा देता हूँ. और यहाँ पे वो कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूँ कि हालांकि ये मेटालिक प्लेट्स हैं, परंतु मैं मान के चल रहा हूँ कि नहीं ये नॉन मेटालिक है, क्योंकि उससे मेरा डिस्कशन आसान हो जाता है. इसलिए जितना भी इस पे चार्ज था ना वो मैंने इसके इनर साइड मार्क कर दिया. बैटरी से चल के चार्ज गया है प्लस क्यू, मैं यहाँ प्लस क्यू दिखा भी लेता हूँ. और वो स्टोर कहाँ होगा? यहाँ होगा. हवा में तो जा नहीं सकता. जैसे जैसे इस पे प्लस क्यू आएगा ना, जैसे जैसे इस पे चार्ज आता जाएगा वैसे वैसे इस पे इंडक्शन हो जाएगा. इंडक्शन से यहाँ माइनस क्यू आएगा, यहाँ माइनस क्यू आएगा, और इधर प्लस क्यू आएगा. और वो प्लस क्यू मैं यहाँ ना दिखा के यहाँ दिखाता. इसके इंडक्शन से यहाँ बैटरी ने इसको दिया प्लस क्यू, ये तो जुड़े हैं तो चार्ज बढ़ेगा. इंडक्शन ने इसको माइनस क्यू दिया और प्लस क्यू दिया, और ये प्लस क्यू में यहाँ मार्क करने के बजाय यहाँ मार्क करता हूं. फिर अगर ये प्लस क्यू है, ये सामने माइनस क्यू है, और इसका जो प्लस क्यू इधर आया था ना होल के आउटर साइड पे, वो बैटरी के नेगेटिव से न्यूट्रलाइज हो गया. ये तो अर्थ जैसा काम कर रहा है. ये हम अब दोनों पे चार्ज दिखा सकते हैं. अब चार्जिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है. ठीक है. आपको दिखाना यहां से प्लस क्यू गया, इंडक्शन से यहां माइनस क्यू आया, फिर इधर जो प्लस क्यू आया था वो एक्चुअली मैंने यहां दिखा लिया, क्योंकि मुझे उसे इस प्लेट को भी नॉन कंडक्टिंग बताना है, इसके इनर फेस पे चार्ज देना है. इसने इंडक्शन यहां माइनस क्यू किया, और यहां जो प्लस क्यू आया था वो यहां से प्लस क्यू ये आ गया. इधर जो प्लस क्यू गया था वो प्लस क्यू आ गया. बात खत्म. ठीक है. ये बातें हमारे एग्जाम के हिसाब से कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी परवाह ज्यादा ना करें. मेन बात यह है कि सर्किट कंप्लीट है ऐसा कब मानते हैं जब जितना चार्ज बैटरी के पॉजिटिव से निकला हो उतना पूरा वापस बैटरी के नेगेटिव में लौटने का आपने प्रोविजन किया हो, रास्ते दिए हो. You will have to provide paths such that the charge leaving the positive terminal of the battery is able to return to the negative terminal of the battery. Then only we say that the circuit is complete. ऐसा लिख दीजिए. The circuit is said to be complete. The circuit is said to be complete when the entire charge leaving the positive terminal of the battery, entire charge leaving the positive terminal of the battery, leaving the positive terminal of the battery
is able to return to the negative terminal of the battery. Is able to return to the negative terminal of the battery. ठीक है? आपको ये चार्जिंग प्रोसेस के बारे में सारी बातें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही कहना है कि इंडक्शन से हो जाता है, कंडक्शन से नहीं हो सकता, पर इंडक्शन से हो जाता है, बस इतना ही कहना है। फिर हम डिसीजन ये देख रहे हैं कि यार इस पर चार्ज प्लस क्यू है, इस पर माइनस क्यू है, इस पर प्लस क्यू है, इस पर माइनस क्यू है। एक बात हम ये बोल सकते हैं कि हर प्लेट पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, ये लाइन अभी लिख दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज on each plate is same. Magnitude of charge on each plate is same. और ओवरऑल फिर हम इसका चार्ज भी यही बताते हैं, इस पे इधर प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है, तो इसका चार्ज बताते हैं क्यू। इस पे भी अगर इधर प्लस क्यू है, इधर माइनस क्यू है, तो इसका चार्ज बताते हैं क्यू। तो फाइनल फैसला ये हो गया कि सीरीज में दोनों कैपेसिटर्स पे चार्ज सेम। ऐसा एक नंबर कंक्लूजन डाल दीजिए। कंक्लूजन नंबर 1, in series charge on all the capacitors is same. Charge in all the capacitors is same and is equal to charge supplied by the battery, and is equal to charge supplied by the battery. ठीक है? मैं आपको घुमा के पूछूंगा तो शायद गड़बड़ हो भी सकती है। मैं पूछ सकता हूं कि इस पे भी क्यू है और इस पे भी क्यू है, इस पे भी क्यू है और इस पे भी क्यू है, तो बैटरी से कितना चला है? Q1 plus Q2. हाँ, वो नहीं बोलना है, वो नहीं बोलना है। इस पे भी Q. क्यू है, इस पे भी क्यू है, ऐसा नहीं है बैटरी से 2 क्यू चला है। ये गलती मत कर देना, ऐसा वार्निंग करके चलिए लिख दीजिए अब गलती हुई है तो। भाई वो तो इंडक्शन से आगे जाता जा रहा था ना, बस यहाँ क्यू आया, बाकी इंडक्शन में सारा काम करता चला गया। ऐसा लिख दीजिए। If 10 warning लिख दीजिए और लिखिए if 10 capacitors are in series and the charge on each is Q, then total charge drawn from the battery is not 10Q. Total charge drawn from the battery is not 10Q. It is Q. Q1 plus Q2 नहीं है। एक्चुअली तो ये टोटल चार्ज 0 है, ये भी टोटल चार्ज 0 है। एक्चुअली तो जितना आया उतना गया है, जितना आया है उतना वापस गया है। बैटरी ने भी टोटल चार्ज कुछ दिया नहीं और हर एक पे भी कोई टोटल चार्ज है ही नहीं। नेट चार्ज तो हर एक पे 0 ही है ना, इसलिए वो 10Q वाली बात नहीं है, इंडक्शन से आया है। नेट चार्ज तो 0 ही है। ओके, ये हो गया। हम बोलते हैं अब इस कैपेसिटर मतलब सीरीज में जितने भी कैपेसिटर होंगे उनमें चार्ज सेम। ऐसा इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि चार्ज को कहीं और जाने का रास्ता मौका ही नहीं मिला। अगर यहाँ एक ब्रांच होती ना, अगर यहाँ ब्रांच होती तो जो चार्ज यहाँ आता उसमें से हो सकता है कुछ यहाँ जाता, कुछ यहाँ जाता। कहीं ब्रांच ही नहीं है। अगर यहाँ एक ब्रांच होती तो जब यहाँ चार्ज आता हो सकता है कुछ यहाँ जाता, कुछ यहाँ जाता, चार्ज का बंटवारा हो जाता। और अगर कुछ यहाँ चला जाता तो यहाँ और यहाँ चार्ज सेम नहीं होता। सीरीज में चार्ज सेम है क्योंकि कहीं कोई ब्रांचिंग ही नहीं। ऐसा ही अभी तो ब्रैकेट में ही लिख दीजिए बस, इन सीरीज चार्ज इज सेम बिकॉज there is no branch. साइड ब्रैकेट में साइड वायर, साइड में कोई भी वायर जा ही नहीं रहा। अगर कहीं भी इतना सा भी वायर तुम्हें दिख जाए, अगर ये वायर दिख जाए तो बस ये दोनों सीरीज में नहीं। अगर ये वायर दिख जाए तो ये दोनों सीरीज में नहीं। इनके बीच में अगर एक वायर आ जाए तो ये दोनों सीरीज में नहीं है। अभी तो रास्ता है ही नहीं। झक मार के यहाँ का चार्ज को झक मार के जाना पड़ेगा, मजबूरी है इसकी। अगर चार्ज दोनों में सेम है तो इन दोनों को सीरीज में कहते हैं, अगर चार्ज सेम है तो इन दोनों को सीरीज में कहते हैं। ठीक है, अब देखो काम की बात अब बेगिन हो रही है।
अभी तक सब कचरा था। ध्यान से सुनो, यहां से यहां तक तो कोई फील्ड है नहीं, तो यहां से यहां तक तो कोई वोल्टेज गिरेगा नहीं। पूरा चार्जिंग प्रोसेस मैंने समझा दिया आपको। अब यहाँ पे कैपेसिटर की प्लेट के बीच में फील्ड है, पॉजिटिव से नेगेटिव, बस ऐसा लिख दीजिए। फील्ड एग्जिस्ट ओनली इन द स्पेस, इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट ओनली इन द स्पेस बिटवीन द टू कैपेसिटर प्लेट्स। जो कैपेसिटर प्लेट्स हैं खाली उनके बीच में जो स्पेस है केवल वहीं पर E है, E केवल वहां एग्जिस्ट करती है। और आप क्या जानते हैं, E के अलावा जब आप जाते हैं तो पोटेंशियल गिरता है। पोटेंशियल गिरता है। लिख दीजिए, एज वी मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ E द पोटेंशियल फॉल्स। As we move along the direction of E, the potential falls. इसलिए पूरे सर्किट में पोटेंशियल केवल यहां गिर रहा है और यहां गिर रहा है। यहां जो फॉल ऑफ पोटेंशियल है वो V1 मान लेता हूं, यहां जो फॉल ऑफ पोटेंशियल है वो V2 मान लेता हूं। लेट द फॉल ऑफ वोल्टेज across C1 equal to V1 and the fall of voltage across C2 is equal to V2। फील्ड के अलाउंग चलोगे तो पोटेंशियल गिरेगा, फील्ड और कहीं है ही नहीं। फील्ड के अलाउंग चलोगे तो पोटेंशियल गिरेगा, फील्ड और कहीं है ही नहीं। तो कुछ वोल्टेज यहां गिर जाता है और कुछ वोल्टेज यहां गिर जाता है, ठीक है। फील्ड के अलाउंग चलते हैं तो पोटेंशियल गिरता है। और ये बैटरी का वोल्टेज है V, ये बैटरी का वोल्टेज है V। वोल्टेज गिरता ना E इंटू डी, अगर इंटेंसिटी दे दे और D दे दे तो E इंटू डी से मुझे V1 पता लग जाएगा। अब वोल्टेज का ताल्लुक एक प्रकार से एनर्जी से है। V का फॉर्मूला था W/Q, है ना। लिख दीजिए V is equal to W/Q, V is equal to W/Q। So V is essentially an energy, voltage is essentially an energy, of course per unit charge। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बाय कंजर्वेशन, मैं एक्चुअली इनमें रिलेशन लिखना चाह रहा हूं। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, by law of conservation of energy, we can say that energy supplied by the battery is equal to energy, sum of energies inside the two capacitors is equal to sum of energies inside the two capacitors। बेसिकली मैं V is equal to V1 plus V2 कहना चाह रहा हूं कि यहां से जो मुझे वोल्टेज मिला है उसी में से कुछ यहां गिरा है और कुछ यहां गिरा है। V जो है वो सप्लाई वोल्टेज है, V में से कुछ V1 यहां गिर गया और बचा हुआ V2 यहां गिर गया। मुझे अगर 10 जूल एनर्जी मिली थी तो 8 जूल यहां खत्म हो गई इस फील्ड के अक्रॉस और 2 जूल इस फील्ड के अक्रॉस इसमें स्टोर हो गई। ये है कहानी। बस हमारे लिए तो ये फॉर्मूला काम का है। मतलब हमारा ये कहना है अब तक की बात। हाँ मजोद पूछिए। सर कुछ लॉस नहीं होगा चार्ज फ्लो करने में? देखो ना, यहां से यहां तक फील्ड है नहीं, यहां से यहां तक फील्ड है नहीं, यहां से यहां तक फील्ड है नहीं, ठीक है। हाँ वो वाली बात तुम ठीक कह रहे हो कि चार्जिंग में 50% एनर्जी लॉस हो जाती है। शुरू में जब चार्ज बह रहा होता है तो हाँ वो होता है, ठीक है। वो मैं फिर एनर्जी कंजर्वेशन वाली बात बाद में लगा रहा हूँ जब एक बार ये चार्ज हो चुके हैं। एक बार इनमें जब चार्ज आ चुका है उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि अब जितनी एनर्जी यहाँ से चल रही है, यहाँ तो अभी भी एनर्जी बनी हुई है ना, ठीक है। एक बार कैपेसिटर जब चार्जिंग प्रोसेस में जरूर एनर्जी वेस्ट होती है, उसके बाद हम ये रिलेशन कह सकते हैं। तो इसको अभी आप एक्सेप्ट कर लीजिए
और इससे हमारा फाइनल फैसला ये हो गया कि साहब जब कैपेसिटर सीरीज में जुड़े होते हैं तो दो बातें हमें समझ में आ रही है। नंबर 1, चार्ज सेम होता है, और नंबर 2, वोल्टेज का बंटवारा होता है। जो भी वोल्टेज आपने लगाया है उसमें से कुछ यहाँ गिर जाता है और कुछ इसकी फील्ड के अक्रॉस गिर जाता है। ऐसा लिख दीजिए, इन सीरीज नंबर 1 चार्जेस आर सेम। सीरीज में नंबर 1 चार्जेस आर सेम। नंबर 2, voltage gets distributed across the two capacitors. Voltage gets distributed across the two capacitors. हमें ये पता है कि इनकी फील्ड में वोल्टेज गिरा है E into D, कैपेसिटर के अंदर फील्ड है। तो अब हमारा बस यही फॉर्मूला हेडिंग है, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लॉ मतलब फॉर्मूला, law of distribution of voltage across capacitors in series combination. Series combination. ये C1 C2 है, इस पे वोल्टेज V1 गिरा है और इस पे वोल्टेज V2 गिरा है। हर बार हमें फील्ड नहीं दिखाते, हाँ ऐसा दिखाते हैं कि इस पे V1 गिरा है, इसकी फील्ड के अक्रॉस, फील्ड डायग्रामों में नहीं दिखाते, और V2 इसकी फील्ड के अक्रॉस गिरा है, और ये 20 वोल्ट की बैटरी, ऐसा दिखाते हैं। ठीक है, अब मेरा कहना है यार Q का फॉर्मूला होता है CV, और सीरीज में Q सेम है तो CV सेम है, तो V प्रोपोर्शनल टू 1/C है। ये बात मैं समझता भी हूं, क्योंकि अगर ये है और चार्ज सेम है तो जिसकी कैपेसिटी कम है उसका वोल्टेज ज्यादा है। एक छोटा कंटेनर है, एक बड़ा कंटेनर है, एक की कैपेसिटी कम है, एक में ज्यादा है। चार्ज सेम है तो छोटे वाले का वोल्टेज ज्यादा होगा, छोटी खोपड़ी जल्दी सैचुरेट हो जाएगी, कम विल पावर के लोग जल्दी सैचुरेट हो जाएंगे। सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज अगर दो लोगों को दो तो एक को तो अभी जस्ट मजा आना शुरू ही हुआ है और एक की खोपड़ी खुद सैचुरेट हो चुकी है, भर गया है। तो अब मैं यहां से ये कहना चाहता हूं कि V1/V2 is equal to C2/C1, क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू 1/C है, और दूसरी मेरे पास इक्वेशन है V is equal to V1 plus V2। ये दो इक्वेशंस है। इनको सॉल्व करता हूं मैं, जैसे V2 एलिमिनेट कर देता हूं, एलिमिनेट V2, तो फ्रॉम वन ये V2 is equal to V1 C1 by C2, पुट इन 2 मैं पुट कर देता हूं, तो V is equal to V1 plus V2 है V1 C1 by C2, तो V is equal to V1 into 1 plus C1 by C2, और V हो गया V1 C1 plus C2 अपॉन C2, तो V1 आ गया C2 अपॉन C1 plus C2 into V। ये बात कर रहा हूं। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी सुनते ही हमारे लिए इतना काफी है, स्टेप्स की हमें जरूरत नहीं है। अगर कोई बोले इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी तो हमें पता है V1 के सामने आएगी पड़ोसी की कैपेसिटी, V1 इज इक्वल टू पड़ोसी की कैपेसिटी अपॉन टोटल कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय टोटल वोल्टेज। ये अगर इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है तो पड़ोसी की कैपेसिटी अपॉन टोटल कैपेसिटी इनटू टोटल वोल्टेज। अगर वोल्टेज का बंटवारा इनवर्स रेशियो में हुआ है,
तो आप को ये बहुत जरूरत पड़ती है कि आप V1 और V2 निकाल पाए, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, बहुत जरूरत पड़ती है। ऐसा कुछ दिमाग में रख लीजिए। सब कुछ ही रिस्की है। जब तक आप हर बार ये नहीं कहेंगे कि Q is equal to CV और Q सेम और B proportional to 1/C, तब तक ये आप फॉर्मूला अगर डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे तो आपसे अभी नहीं कुछ समय बाद गलती होना शुरू हो जाएगी। फोर्सेस का बंटवारा कैपेसिटी के इनवर्स रेशियो में होता है, या चार्जेस का बंटवारा और ये वोल्टेजेस का बंटवारा कैपेसिटी के इनवर्स रेशियो में होता है। तो जिस पर चाहिए पड़ोसी अपॉन टोटल, और वोल्टेज का बंटवारा हुआ है तो ये रेशियो कैपेसिटी का इनटू टोटल वोल्टेज, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको निकालना वोल्टेज है तो यहाँ टोटल वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है। एक बात वैसे और ध्यान रख सकते हैं, तो फिर सिली मिस्टेक नहीं होगी। अगर एक बात और ध्यान दे लें तो थोड़ा सा हेल्प मिल सकती है, वरना इनमें खैर गलतियां काफी होती हैं। अगर आप जानते हैं कि ये कैपेसिटर मान लीजिए 2 माइक्रोफैराड का है और ये 5 माइक्रोफैराड का है, तो आप अगर ये थियरी से बता सकते हो कि किसका वोल्टेज ज्यादा आएगा, 2 वाले का वोल्टेज ज्यादा आएगा कि कम आएगा, तो हमसे गलती नहीं होगी। 2 का वोल्टेज कम आएगा कि ज्यादा? ज्यादा। ज्यादा। ये तो मेरे दिमाग में भरा, ये 2 है और ये 5 है और चार्ज इनको सेम दे रहा हूं, तो 2 का वोल्टेज ज्यादा आएगा। अब अगर तुम्हें आंसर ज्यादा लाना है, तो बड़ा वाला कैपेसिटर अपॉन टोटल करो ना, मल्टीप्लाइड बाय V। अगर आंसर ज्यादा लाना है तो न्यूमरेटर में सामने बड़ा वाला कैपेसिटर आना चाहिए ना। ऐसा भी आप कुछ लिख सकते हो। अगर V बिग चाहिए आपको, थ्योरी से सोचना पड़ेगा कि आंसर छोटा लाना है कि बड़ा, तो C बिग अपॉन समेशन ऑफ C इनटू V टोटल। आंसर बड़ा लाना है ना भाई, आंसर बड़ा लाना है तो फिर यहाँ न्यूमरेटर में बड़ा टर्म होना चाहिए ना। अगर आंसर बड़ा लाना है तो न्यूमरेटर में बड़ा टर्म आना चाहिए। इससे आपकी सिली मिस्टेक खत्म हो जाएगी। ये सारे चैप्टरों में काम आएगी यह बात। मैकेनिक्स में पढ़ते थे फोर्सेस का बंटवारा मासेस के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। आधी फिजिक्स में पढ़ते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, आधी फिजिक्स में पढ़ते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। सेंटर ऑफ मास इनवर्स प्रोपोर्शन, न्यूट्रल पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर आप ये डिसाइड कर लें कि आंसर बड़ा लाना है कि छोटा लाना है, तो आप कभी गलत नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आंसर बड़ा लाना है तो ये टर्म बड़ा होना चाहिए, बाकी ये तो हर जगह सेम आते हैं। अगर आपको श्योर हो कि आंसर छोटा लाना है तो ये छोटा वाला टर्म होना चाहिए। ये बहुत बहुत पावरफुल चीज है ये वाली जो आपने सुनी। खैर अब फाइनली हेडिंग दे दीजिए इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। मैंने सीरीज में आपको ये बताया पहले, नंबर 1 पे चार्ज सेम होता है, नंबर 2 वोल्टेज का बंटवारा होता है कैपेसिटीज के इनवर्स रेशियो में, और अब इक्विवेलेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला देख रहा। मेरा कहना है मान लीजिए ये 2 सीरीज में है और एक बैटरी V से जुड़े और ये चार्ज Q ड्रॉ कर रहे हैं और ये एक अकेला कैपेसिटर है। अगर सेम बैटरी से ये अकेला भी उतना चार्ज ड्रॉ कर ले जितना ये 2 मिलके कर रहे थे, तो इसको मैं इक्विवेलेंट कहूंगा ना। सेम बैटरी से सेम Q अगर कोई ड्रॉ कर ले, जो ये 2 मिलके कर रहे थे वो कोई अकेला कर ले, तो उसकी कैपेसिटी को मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटी कहूंगा। ऐसा पूरा लिख लीजिए, ये डायग्राम भी बना दीजिए और ऐसा लिख भी लीजिए। If 2 capacitors or 2 or more capacitors are drawing a charge Q from a given battery V, and if a single capacitor also draws same charge Q from same battery V, then this single capacitor is called equivalent capacitor.
then this single capacitor is called equivalent capacitor. जो ये दो मिलके कर रहे हैं वो ये अकेला कर ले। अगर आपको इसको डेरिवेशन की शुरुआत करनी है तो डेरिवेशन में आपको इस इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा, d = v1 + v2। और तो कोई इक्वेशन बनती नहीं है। एक इक्वेशन है चार्जेस इक्वल है, चार्जेस भी इक्वल है, वोल्टेजेस भी इक्वल है, तो टोटल मिला के तो डेरिवेशन के लिए शुरुआत तो फिर यही एक इक्वेशन है। अब Q होता है CV, तो V होता है Q/C। मैं V1 को लिख देता हूँ Q/C1, V2 को लिख देता हूँ Q/C2 और V को लिख देता हूँ Q/C इक्विवेलेंट। तो 1/C इक्विवेलेंट = 1/C1 + 1/C2। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया और इससे हम जानते हैं C equivalent is less than C1 and less than C2. C equivalent is smaller than both. छोटे वाले से भी छोटा है और बड़े वाले से भी बड़ा है, बड़े वाले से भी छोटा है। 1/C ऐड हो रहा है तो 1/C बढ़ रहा है तो C छोटा हो रहा है। सीरीज में जब मुझे डेरिवेशन करना था तो मैंने कहा C इक्विवेलेंट है C1 + C2, सॉरी V इक्विवेलेंट है V1 + V2, टोटल भी है V1 + V2 और उसमें V को Q/C लिख दिया। चार्ज पूरे में सेम है तो 1/C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है 1/C1 + 1/C2। तो हमारी पूरी समरी ये हो गई, पूरी समरी ये हो गई। नंबर 1 सीरीज में चार्ज सेम, नंबर 2 वोल्टेज का बंटवारा कैपेसिटी के इनवर्स रेशियो में, और नंबर 3 C इक्विवेलेंट इनवर्स = C1 इनवर्स + C2 इनवर्स। बस यानी C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आप जानते हैं C1 C2 अपॉन C1 + C2 आए। If 3 capacitors are in series, अगर 3 कैपेसिटर सीरीज में हो तो C इक्विवेलेंट इनवर्स अगर C1 इनवर्स + C2 इनवर्स + C3 इनवर्स। वार्निंग यही लिख दीजिए कि अगर आप 1/C इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो इन द लास्ट स्टेप we sometimes forget to inverse the RHS and calculate resultant 1/C. आप इसको सॉल्व करते हैं और लास्ट में 1/C कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको इन्वर्स करना भूल जाते हैं, उसको इन्वर्स करना भूल जाते हैं। वो एक काफी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। अब बस मैं एक लास्ट बात आपसे ये कह रहा हूँ और एक थोड़ा सा शॉर्टकट टाइप की बात बता दूं कैलकुलेशंस के लिए। जैसे अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है C1 C2 + C1 + C2, इसमें से क्या करो तो C1 कॉमन ले लो तो जाएगा 1 + C2/C1, ये कैंसिल हो जाएगा। C इक्विवेलेंट को मैं लिख सकता हूँ C जो भी बड़ा वाला है अपॉन 1 + C बड़ा अपॉन C छोटा। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है तो रिजल्टेंट ऐसे निकाला जा सकता है। मान लीजिए 2 और 8 सीरीज में है तो आंसर है बड़ा अपॉन 1 + बड़ा अपॉन छोटा। अगर 2 और 7 सीरीज में है तो फिर इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये मेथड मेरा थोड़ा फिर बेकार है। अगर ये प्रॉपर मल्टीपल आ रहा है, प्रॉपर मल्टीपल आ रहा है तो ऐसा कुछ शॉर्टकट हम बना सकते हैं। ये तब ज्यादा काम आता है जब 3 कैपेसिटर सीरीज में हो, उसके लिए तो ये काम का है। अगर 3 कैपेसिटर सीरीज में हो तो 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा C1 C2 C3 अपॉन C1 C2 + C2 C3 + C3 C1। अब यहाँ बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएंगी और अगर इनका प्रॉपर सब एक दूसरे के मल्टीपल है छोटा वाला तो मैं यहाँ से काम कर सकता हूँ C1 C2 कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं C1 C2 कॉमन ले लेता हूँ तो जाएगा 1 +
C3 by C1 प्लस C3 by C2, अब ये कैंसिल हो जाएगा, C इक्वलेंट आ जाएगा C बिगेस्ट अपॉन 1 प्लस C बिगेस्ट अपॉन C वन स्मॉल प्लस C बिगेस्ट अपॉन C अदर स्मॉल। ये काफी काम का है, ये आपको बहुत आपका टाइम बचा सकता है, ठीक है। अगर 4, 5 और 20 सीरीज में है तो जाएगा 20 अपॉन 1 प्लस 20 बाय 4 प्लस 20 बाय 5, हो जाएगा 20 अपॉन 1 प्लस 4 प्लस 5 मतलब 1 प्लस 5 प्लस 4, तो ये 20 अपॉन 10 आ गया, बड़े आराम से इसका आंसर 2 आ गया, काफी कम समय लगा इसमें। ये बड़ा पावरफुल है और पूरी फिजिक्स में काम आता है, काफी पावरफुल है और हर जगह काम आता है। C1 C2 को मैंने कॉमन लिया, जो मैं कॉमन ले सकता हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वो मैं पहले ही कॉमन ले लूं। इस फॉर्मूले को मैं याद रखने को नहीं कह रहा, आप तो खुद ही कॉमन ले लीजिए अपने आप, अपने सारा काम खुद ही हो जाएगा। तो सबसे बड़ा वाला टर्म छोड़ दीजिए, बाकी जो दो छोटे टर्म है उन्हें कॉमन ले लीजिए। एंड दिस इज अ जनरल सॉर्ट ऑफ थिंग, ये आपको काफी काम आ सकती है। वेल दैट इज ऑल फॉर नाउ एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। एनी डाउट्स प्लीज? कुछ पूछना है किसी को? तो थैंक यू, हैव अ गुड डे। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.